Hello, friends. Let us discuss anthropology. Today, I will discuss with you a new topic. So, let us see what we are going to discuss today. So, today uh, topic is economic anthropology, economic organizations in anthropology. Meaning, scope and relevance of economic anthropology. What is its meaning? What is its scope? What is its relevance? Okay, so what is that we will study? Then we will also study formalistic and substantive debate. What are the principles that are governing production, redistribution, and exchange in communities of hunting and gathering and fishing community, swordering, pastoralism, horticulture, agriculture, okay, globalization and indigenous, okay, hunting and gathering, then fishing, swordering, okay, pastoralism, horticulture and extensionism. So uh, no, economic anthropology. So we इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे, हम करते हैं कि कैसे जो सोसाइटीज़ होती हैं वो कैसे इकोनॉमिक का सिस्टम कैसे उनका ऑर्गेनाइज होता है, किस तरह से सोसाइटीज़ जो हैं वो प्रोडक्शन कैरी करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वो करते हैं, कैसे वहाँ पे होता है, कंजप्शन कैसे होता है, जितने भी रिसोर्सेस हैं, ओके। तो अब उन्हीं के कल्चर है, उनका अपना एक कल्चर है, उनका अपना एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है, उनकी अपनी एक सोसाइटी है, ओके। तो एक मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स के विच एम्फेसाइज तो हाउ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी explores how this the various the economic life of people depends upon values, upon family, upon marriage, about political system, then religion and power. Okay, then unlike mainstream economics, which emphasizes rational choice and marketing principles. What is economic anthropology? Economic anthropology, meaning, scope, and relevance of economic anthropology. So, economic anthropology. So, we are talking about economic anthropology. So, we economic anthropology is the comparative, it is the study of we are डिस्कसिंग किस तरह से लोग सोसाइटीज़ जो है उनकी अपनी उनकी फैमिली है, अपना उनका मैरिज सिस्टम है, डिफरेंट मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, कल्चरल सोसाइटीज़ हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम में हम मॉडर्न सोसाइटीज़ में हम डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, इन्फ्लेशन है, डिमांड है, ओके, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इकोनॉमिक सिस्टम रन करती है। जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से फैमिली, मैरिज, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, किनशिप्स है, रिलीजन है, किस तरह से इकोनॉमिक लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, ओके। तो ब्रो जो मेलिनोस्की है, मेलिनोस्की ने, मैंने बताया आपको, ट्रोबारियन आइलैंडर्स के ऊपर रिसर्च की थी, उनकी सोसाइटी की स्टडी की थी, ओके। तो इन्होंने कहा कि जो उनका इकोनॉमिक सिस्टम है वो इम्पैक्ट होता है उनके आपस के बीच की जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं, उनकी जो सोसाइटी होती है, उनका जो सोशल स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और जैसे कि कुला रिंग की एग्जांपल देखिए, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाया था कि कैसे जो है उनका वो अपने एक्सचेंज जो करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसके साथ साथ वहाँ पे कुला रिंग की प्रैक्टिस की जाती है ताकि वो एक इकोनॉमिक रिलेशन के साथ साथ सोशल रिलेशनशिप को भी बना के रखें। तो मेलिनोस्की ने स्टडी किया था ट्रोबरियन आइलैंडर्स को, ओके। तो कार्ल पोलानी ने कहा था कि तो कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं
तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं, उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो किस पे डिपेंड करती हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, किनशिप के ऊपर डिपेंड करती है, रिलीजन के ऊपर डिपेंड करती है। कार्ल पोलानी ने भी यही कहा। उसके बाद रेमंड फर्थ की बात करें, ओके, तो इन्होंने भी कहा कि किस तरह से जो है अपने जो डिसीजन मेकिंग जो है, इवन वहाँ पे डिसीजन मेकिंग के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से ये डिसीजन मेकिंग वहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम पे में होती है ना। इसमें आपको एग्जांपल्स को कोट करना होता है, डिफरेंट स्टडीज़ को कोट करना होता है, आपको समझना होता है, आइडियाज़ को देखना होता है। ओके, तो उसके बाद मैंने बताया आपको कि क्या है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। ओके, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ओके, तो कार्ल पोलानी ने इसके ऊपर स्टडी की थी, मेलिनोस्की ने इसके ऊपर स्टडी किया था। ओके, और है ना। तो इसमें आपने समझना है, देखना है, अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो आप इसमें आप देखोगे कि जैसे अभी आगे इसके हम बढ़ते हैं, तो हम स्कोप की बात करते हैं। स्कोप रेमंड फर्थ ने भी बताया था कि किस तरह से जो है हमारी इंडिविजुअल चॉइसेस और जो हमारे जो डिसीजन मेकिंग होती हैं। ओके, तो अपनी डिसीजन मेकिंग वहाँ पे भी होती है, इंडिविजुअल्स के अपने चॉइसेस होते हैं, इवन ट्रेडिशनल इकोनॉमीज में। ओके, तो स्कोप की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम जो मॉडर्न इकोनॉमीज हैं, या मॉडर्न मार्केट सिस्टम है, या ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम है, वहाँ पे जैसे जो ट्रेडिशनल जो सबसिस्टेंस इकोनॉमीज है, प्रिमिटिव इकोनॉमीज है, जो ट्राइबल इकोनॉमी है, हमारे जो पास्ट इकोनॉमिक सिस्टम था, हमारा एक फैमिली सिस्टम था, मैरिज सिस्टम था पास्ट में, तो वो कहीं ना कहीं ट्राइबल से इन्फ्लुएंस था। तो आप इसमें देखोगे कि किस तरह से जो है पैस्टोरलिस्ट्स हो गए, हंटिंग गैदरिंग हो गए, हॉर्टिकल्चरिस्ट्स हो गए। ओके, किस तरह से वो वहाँ पे आपको कंपैरेटिव एनालिसिस देखने को मिलता है। तो हम इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। ओके, हम इसमें इकोनॉमिक सिस्टम में हम स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं, एक्सचेंज को स्टडी करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। ओके, तो हम किस तरह से ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिजीनियस इकोनॉमी में, लोकल इकोनॉमीज में। तो ये स्कोप है, स्कोप इसका बहुत ही वाइड है। और स्कोप इसका हम इसमें हम करते क्या है, हम ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम, एक्सचेंज और जो है वो स्टडी करते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ट्रेडिशनल इकोनॉमी और मॉडर्न इकोनॉमीज में। हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, हमारी जो सबसिस्टेंस इकोनॉमीज हैं, या मॉडर्न मार्केट सिस्टम्स है, हंटिंग गैदरिंग, पेस्टोरलिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट है, और मॉडर्न मार्केट सिस्टम है, उसका हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। ओके, तो आप देखोगे कि मेलिनोस्की हैं, पुलानी है ना, रेमंड फर्थ हैं। तो कार्ल पुलानी, रेमंड फर्थ हैं, मेलिनोस्की हैं। ओके, तो आप इनमें देखोगे कि किस तरह से इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी जो है वो काम करती है, किस तरह से उसका रेलेवेंस क्या है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का आप देखोगे, इसमें आप हमने देखना है कि रेमंड फर्थ का हम इसमें नाम पढ़ते हैं, हम कार्ल पोलानी को इसमें स्टडी करता है। फिर ये एक और है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उसने भी मेलिनोस्की ने भी इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा था, ट्रोबरियन आइलैंडर्स का। ओके, तो हम किस तरह से कि इसका रेलेवेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन होने के बाद किस तरह से अडेप्टेबिलिटी करती है इंडिजिनस इकोनॉमीज जो है वो ग्लोबलाइजेशन के साथ में। ओके, तो इसमें हम पॉलिसी मेकिंग हम करते हैं, रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन है, मैनेजमेंट है, किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम स्टडी करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं। ओके, तो हम इसमें रेलेवेंस की बात करें तो हम यहाँ पे जो डिफरेंट इकोनॉमिक्स हैं,
गिफ्ट इकोनॉमीज हैं, कॉमन्स हैं, तो इसको हाईलाइट करता है। तो रेलेवेंस भी है इसका आज के टाइम पे भी, और ट्राइबल सोसाइटीज़ में भी इसका रेलेवेंस है। ओके, तो आप इसमें स्टडी करते हैं डिफरेंट इसका मीनिंग, स्कोप। अब मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, ओके, आपने इन चीज़ों को समझना है। तो मैंने इसमें जो कंपैरेटिव एनालिसिस, इसमें हर तरह की सोसाइटीज़ को स्टडी किया जाता है, क्योंकि हर तरह की सोसाइटीज़ को इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। और हमने इसमें ट्रेडिशनल ग्लोबलाइजेशन की वजह से किस तरह से वो अडेप्टेबिलिटी कर रही है इकोनॉमीज़, हम जो सबसिस्टेंस इकोनॉमीज़ हैं, ओके, उसको स्टडी कंपेयर करते हैं मॉडर्न इकोनॉमीज़ के साथ, मॉडर्न मार्केट सिस्टम्स के साथ। ओके, तो ओके, तो आप देखोगे कि किस तरह से, है ना, तो किस तरह से वो एक्सचेंज करते हैं, किस तरह से वो अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, कैसे वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हैं। ओके, तो अब किस तरह से जो एक्सचेंज जो था, है ना, तो सोशल अपनी उनके बीच में एक सोशल रिलेशनशिप बनता है, टाइज बनता है, प्रेस्टीज की बात है, सिर्फ एक मटेरियल गेन नहीं है। ओके, तो कार्ल मोलानी ने भी कहा, ठीक है, तो अब रेमंड फर्थ ने भी कहा कि इंडिविजुअल जो है वो इंडिजिनियस इकोनॉमीज में भी उसके अपने चॉइसेस होते हैं, और उसका कल्चरल सिस्टम होता है। ओके, इसका स्कोप जो है बहुत ज़्यादा है, इसका स्कोप जो है बहुत ज़्यादा है। इसमें हम ग्लोबल इकोनॉमीज को भी पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल इकोनॉमीज को भी पढ़ते हैं। इसका रेलेवेंस जो है कि किस तरह से हम स्टडी करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज को, प्रिमिटिव इकोनॉमीज को स्टडी करते हैं। ओके, तो अब जो रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो कॉमन बेस्ड होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट। गिफ्ट इकोनॉमीज को हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से वहाँ पे जो है वो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे मटेरियल गेन्स के लिए ही काम होता हो, वहाँ पे एक रिलेशनशिप सेटअप करने के लिए भी वो वहाँ पे इकोनॉमी जो है वो प्रैक्टिस रोल प्ले करती है। तो इस तरह से आप पॉलिसी मेकर्स को ये है ना, किस तरह से इंडिजिनस ग्रुप्स जो है वो अपने आप को अडेप्ट करता है, और पॉलिसी मेकर्स को ये बताता है कि किस तरह से आपने कल्चरली सेंसिटिव जो कल्चर के अकॉर्डिंग जो होती हैं डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, उसको लेके आना है। और इसकी वजह से जो है वो किस तरह से जो है वो ये कर रहे हैं, इकोनॉमिक लाइफ को हम स्टडी करते हैं उनकी कल्चरल सेटिंग में, उनकी सोशल सेटिंग में। ओके, किस तरह से अपने मटेरियल नीड्स को वो फुलफिल करते हैं। ओके, तो आप किस तरह से कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो उनमें जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं, हमने रेलेवेंस की बात की, हमने रेलेवेंस की बात की, हमने स्कोप की बात की। ओके, अब फॉर्मलिस्टिक और सब्सटैंटिव डिबेट क्या करते हैं। ओके, तो अब इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी जो है वो कहते हैं कि जो रैशनल चॉइस हैं, जो जितने भी मॉडर्न इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं। ओके, तो अब रेमंड फर्थ ने स्टडी किया था टिकोपिया को, रेमंड फर्थ ने स्टडी किया था टिकोपिया को, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से इंडिविजुअल अपने चॉइसेस एक्सरसाइज करता है, डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज करता है। तो इन्होंने कहा कि इसमें जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल्स जो होता है अपना, रैशनल चॉइसेस, इसमें रैशनली वो डिसीजन मेकिंग करता है ना। स्कैरसिटी के प्रिंसिपल्स जो है वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो है वो हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। ओके, सब्सटैंटिव पोजीशन क्या कहते हैं कि तो अब जो इकोनॉमिक कार्ल पोलानी की बात करें, उन्होंने सब्सटैंटिव पोजीशन को एक्सप्लेन किया, जैसे रेमंड फर्थ ने फॉर्मलिस्टिक पोजीशन को एक्सप्लेन किया। कार्ल पोलानी ने कहा कि ट्राइबल सोसाइटीज़ में जो इकोनॉमीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं कल्चर के ऊपर, वैल्यूज़ के ऊपर, ट्रेडिशंस के ऊपर, और वो एक्सचेंज के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, और उनका मकसद जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। और लेकिन फार्मलिस्टिक डिबेट में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करते हैं, हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करते हैं। तो इसका ये है कि कुलारिंग का हमने देखा, जो ये इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल अलायंस को मेंटेन करना है, सोशल प्रेस्टीज को मेंटेन करना है। ओके, तो
ये था कि कंटेम्प्रेरी व्यू। तो अब जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव लेते हैं। इसमें जो रैशनल चॉइस हैं और जो रैशनली डिसीजन मेकिंग के ऊपर हम बात करते हैं, हम प्रॉफिट लॉस को एनालाइज करते हैं, हम लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम अपने लॉजिक को इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें हमने कल्चर को ध्यान में रखना होता है। और इसमें आप देखोगे कि कल्चर एम्बेडेडनेस हो जो है वो एग्जिस्ट करती है। ओके, तो अब देखा जाए कि जो कंटेम्प्रेरी व्यू कहते हैं कि जो बेसिकली जो पुराने प्रिमिटिव इकोनॉमीज के जो इकोनॉमिक सिस्टम है, या फिर ट्रेडिशनल मॉडर्न इकोनॉमीज के जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, एक एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फॉलो करता है, एक लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, रैशनल डिसीजन मेकिंग है। लेकिन रेमंड फर्थ ने टिकोपिया की बात करके इन्होंने फॉर्मलिस्टिक डिबेट दी थी। सब्सटेंटिव डिबेट में कार्ल पोलानी ने कहा था कि इकोनॉमी जो है वो सिर्फ इतना नहीं होता कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे ही फोकस नहीं होता, यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना होता है, एक अलायंस बनाना होता है, नेटवर्क बनाना होता है, प्रेस्टीज को मेंटेन करने होता है। तो ये है कंटेम्प्रेरी व्यू और सब्सटैंटिव व्यू और फॉर्मलिस्टिक व्यू। तो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज की जब हम बात करते हैं, ओके, तो फॉर्मलिस्टिक में हम बात करते हैं, मैलिनोस्की हैं, पोलानी हैं, ओके, तो ये कंसेप्ट थे। तो अब ओके, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो है आप एक्सप्लेन करते हैं, है ना, फॉर्मलिस्टिक डिबेट को, है ना। फिर इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं इसके मीनिंग, स्कोप एंड रेलेवेंस को, फॉर्मलिस्टिक एंड सब्सटैंटिव डिबेट को हमने तो जो इस टाइम पे जो डिबेट है वो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में है, वो फॉर्मलिस्टिक में डिबेट है और सब्सटैंटिव में डिबेट है। ओके, तो किस तरह से जो है वो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपना बेनिफिट्स मैक्सिमाइजेशन करने की कोशिश करता है, वो है ना। तो हाउ इंडिविजुअल्स इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डिसीजन मेकिंग रैशनल लेनी पड़ेगी। ओके, तो अपने तो फॉर्मलिस्टिक प्रोवाइड्स अ कॉमन में क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन पॉसिबल। अब जो सब्सटैंटिविस्ट बेस्ड है, जैबी चैंपियन किया था कार्ल पोलानी ने, इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक लाइफ जो होती है नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में, तो अब जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं उसके अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो एम्बेडेड होती हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस में। ओके, जैसे शेल नेकलेस एंड आर्म बैंड्स, तो प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं वो। जैसे शेल नेकलेस एंड आर्म बैंड्स जो वो एक्सचेंज करते हैं, वो सोशल सोलिडारिटी मेंटेन करने के लिए करते हैं। इसलिए अफ्रीकन सोसाइटीज़ में तो बट इसमें जो है ब्राइड वेल्थ हमने पढ़ी थी इसमें, और उसमें सिर्फ वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, बट एक एक सिंबल है किसका, एक अपने किनशिप को कंटिन्यू करना है, बढ़ाना है, लिनिएज को कंटिन्यू करना है, इंक्रीज करना है, तो वो काम करता है। ओके तो सब्सटेंटिविस्ट जो कहा कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लैक, ये इनके लिए कल्चरली रेलेवेंट नहीं है। ओके, तो अब लिमिटेशंस जो थी वो दोनों अप्रोचेस की अंडरस्टैंड की। तो तो फार्मलिस्टिक डिबेट जो है वो ये क्या करता है, ये वेस्टर्न इकोनॉमिक की जो कॉन्सेप्ट्स हैं नॉन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करने की कोशिश करता है। ओके, तो अब ये जो है सब्सटेंटिव अप्रोच, ये डाइकोबोटाइज करता है प्रिमिटिव इकोनॉमी और मॉडर्न इकोनॉमीज के बीच में। ओके, तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डायनेमिक है, पीपल में पार्टिसिपेट इन गिफ्ट एक्सचेंज में पार्टिसिपेशन करते हैं। सब्सटेंटिव डिबेट और हम फॉर्मलिस्टिक डिबेट को देखते हैं, फॉर्मलिस्टिक डिबेट। ओके, अब एक लिमिटेशंस हैं, दोनों पर्सपेक्टिव में अलग अलग तरीके से स्टडीज़ को देखते हैं। एक रेमंड फर्थ जो है वो फॉर्मलिस्टिक डिबेट के को एक्सप्लेन करते हैं, और जो कार्ल पोलानी है वो सब्सटेंटिव पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दोनों के जो व्यूज हैं उनमें लिमिटेशंस की हैं। ओके, तो अब रियलिटी में इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो डायनेमिक होता है, ना तो वो सब्सटैंटिव होता है ना फॉर्मलिस्टिक होता है। ओके, तो अब कंटेम्प्रेरी जो है आप देखें, पैपुआ न्यू गिनिया, जो कि ट्रोबरियन आइलैंडर्स यहाँ पे होते हैं, तो पीपल जो है वो गिफ्ट एक्सचेंजेस करते हैं, जैसे कूला रिंग एक्सचेंजेस करते हैं। इससे क्या होता है, एक किनशिप टाइज बनी रहती हैं, और
साथ साथ में रैशनल डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, कैश में ट्रांजैक्शन भी करते हैं, मार्केट ट्रांजैक्शंस भी करते हैं। ओके, सिमिलरली जो मसाई के ट्राइब्स हैं, मसाई पेस्टोरलिस्ट्स हैं, मसाई पेस्टोरलिस्ट्स हैं। ओके, तो इसमें मसाई पेस्टोरलिस्ट जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करें कैटल को। ओके, तो इसमें वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो किनशिप अपनी ऑब्लिगेशन से मानते हैं। तो ओके, और वो एक्सचेंज भी करते हैं ब्राइड वेल्थ के रूप में, और कैटल्स का वो लोकल मार्केट में उसकी सेल भी करते हैं, ताकि अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर सकें। तो प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव है यहाँ पे, आपके पास एक रैशनल चॉइसेस भी सोसाइटीज करती है, और साथ में एक सोशली रेलिवेंट जो कंटेक्स्ट है उसको भी इंक्लूड करती है। और ये प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव आपको सोसाइटीज में आज के टाइम पे दिखता है। और अब ग्लोबलाइजेशन की होने की वजह से ये डिस्टिंक्शन जो है वो काफी ब्लर हो गई है, और हाइब्रिड इकोनॉमीज क्रिएट होती हैं, जहाँ पे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो है वो कंटेम्प्रेरी इकोनॉमीज में अडेप्ट करते हैं। ओके, तो इसलिए ये सब्सटेंटिविस्ट बेस्ड और जो फार्मलिस्टिक डिबेट है, इसमें जो प्रिंसिपल्स होते हैं न्यू क्लासिक इकोनॉमीज के, तो इसमें जो है वो यूनिवर्सल है, ये कहते हैं कि यूनिवर्सल हैं। फॉर्मलिस्टिक पोजीशन कहता है कि जो जितने भी न्यू क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं, इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हर सोसाइटीज में एप्लीकेबल होते हैं। तो सब्सटेंटिविस्ट डिबेट कहता है कि ये यूनिवर्सलिटी को कॉन्टेक्ट करता है, कि जो नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं, तो अब हम मार्केट इकोनॉमी वहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, वहाँ पे जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस में एम्बेडेड होता है। ये फर्क है फॉर्मलिस्टिक और सब्सटेंटिविस्ट डिबेट में। ओके, अब हम स्टडी जब करते हैं आगे, हमने स्टडी किए कॉन्सेप्ट्स को, स्टडी किया हमने हमने रेलेवेंस हमने स्टडी किया, हमने सब्सटेंटिविस्ट और फॉर्मलिस्टिक डिबेट को अंडरस्टैंड किया। तो हमने स्टडी करना है कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से गवर्न करते हैं प्रोडक्शन में, रीडिस्ट्रीब्यूशन में एंड एक्सचेंज में। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। अब प्रोडक्शन में देखा जाए तो कंपोनेंट्स क्या है इकोनॉमिक सिस्टम के, इकोनॉमिक सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। ओके, फूड कलेक्शन, फूड फूड कलेक्शन है, और फूड प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन में आता क्या है, फूड कलेक्शन आता है और फूड प्रोडक्शन आता है प्रोडक्शन में। तो फूड कलेक्शन में हंटिंग कर लेते हैं, फिशिंग कर लेते हैं, गैदरिंग आ जाती है। और फूड प्रोडक्शन में हम देखते हैं एग्रीकल्चर है, पेस्ट्रोलिज्म है, और हॉर्टिकल्चर है। ओके, तो अब प्रोडक्शन की बात में हमने एक्सप्लेन किया कि बड़े सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो फूड गैदरिंग करते हैं, जैसे चेंचूस हैं, मैंने बताया आपको, चेंचूस ट्राइब्स करते हैं फूड गैदरिंग। ग्रेट अंडमानीज हैं, वो फूड गैदरिंग करते हैं। ओके, तो अब एस्किमोस हैं नॉर्थ अमेरिकन के, वो फूड गैदरिंग करते हैं। ओके, उसके बाद बुशमैन भी फूड गैदरिंग करते हैं। फूड गैदरिंग इकोनॉमीज कौन कौन सी आती हैं, इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो हमने देखा कि फूड गैदरिंग करना है, की कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। हमने जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं गवर्न करते हैं प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और एक्सचेंज को। ओके, तो हमने इन कमोडिटीज, ओके, इनको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो
इन कम्युनिटीज में किस तरह से जो गवर्न होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे एक्सचेंज में हम रेसिप्रोसिटी करते हैं, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मार्केट है एक्सचेंज का। एक्सचेंज में तीन डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं। एग्जांपल्स हम बात करेंगे प्रोडक्शन की, तो हमने इसमें देखा फूड प्रोडक्शन में आते हैं, फूड प्रोडक्शन में आते हैं ग्रेट अंडमानीज आते हैं, और इसमें फूड प्रोडक्शन में और एक आता है जो है बुशमैन आता है, और एस्कीमोस आते हैं। ओके, तो ये बेसिकली तो बुशमैन है, ठीक है। तो उसके बाद एस्कीमोस हैं। ओके, तो ये है प्रोडक्शन एक्टिविटीज। उसके बाद हंटिंग है। हंटिंग में बड़ी सारी ट्राइब्स हैं जो हंटिंग में इन्वॉल्व होती हैं। ओके, बिरहोर्स हैं बिहार में। ओके, हंटिंग, और उसके बाद वेदास हैं सिलोन्स के, वेदास ऑफ सिलोन्स श्रीलंका, ये भी हंटिंग करते हैं। फिशरीज, फिशिंग की बात करें तो कोलिस हैं, किरिबाटी हैं, राजवंशी हैं, राजवंशी, किरिबाटी। तो हमने देखा कि अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। एक तो हंटिंग करते हैं, कुछ प्रोडक्शन फूड गैदरिंग करते हैं, जैसे बुशमैन है कलाहरी डेसर्ट के। उसके बाद हम इसमें अंडमानीज हैं, ग्रेट अंडमानीज हैं। ओके, और उसके बाद हम एस्कीमोस हैं। ओके, तो फूड प्रोडक्शन है, फूड कलेक्शन, फूड प्रोडक्शन जो है ये बेसिकली जो है वो प्रोडक्शन कैरी आउट करते हैं। ओके, उसके बाद फूड कलेक्शन होती है, फूड गैदरिंग होती है, और उसके बाद फूड कलेक्शन है हंटिंग है। हंटिंग जो है, हंटिंग में मैंने बताया आपको कि हंटिंग करने में माहिर है ये पिग्मीज हैं। ओके, पिग्मीज हैं, बिरहोर्स हैं, वेदास ऑफ सिलोन है। ओके, राजवंशी हैं, कोलीस हैं। तो ये सारी ट्राइबल सोसाइटीज हैं जो कि प्रोडक्शन में एक्टिविटी पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए और भी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिन्स हैं, द अंडमानिंग ट्राइब्स हैं, ओंगी, ओनगी हैं, जारावा हैं, तो इन्यूट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन और ओबिजिन्स हैं। ओके, तो जो करबीस हैं, मैंने बताया करबीस, क्या किरीबाटी है, राजवंशी है, कोली है। तो हंटिंग गैदरिंग करते हैं। ओके, तो इसमें प्रोडक्शन आपने देखा, प्रोडक्शन क्या करते हैं, फूड कलेक्शन। तो हमने इसमें देखना है, स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को। तो डिफरेंट डिफरेंट आप देखेंगे कि क्या क्या है प्रोडक्शन की कंपोनेंट्स क्या हैं इकोनॉमिक सिस्टम के। तो इकोनॉमिक सिस्टम में आप देखेंगे प्रिंसिपल्स कौन कौन से गवर्न होते हैं, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज है। ओके, तो आप गवर्न करेंगे प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, एक्सचेंज को। ओके, तो बहुत सारे ट्राइब्स की हमने एक्सप्लेनेशन की, किस तरह से ये फूड कलेक्शन करते हैं, फूड हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि हॉर्टी फूड प्रोडक्शन के केस में आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, पेस्ट्रोलिज्म आता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर आता है। ओके, तो अब जो है 10,000 साल पहले नियोलिथिक पीरियड में तो जो है वो अग्री फूड प्रोडक्शन करना शुरू हुआ था, होना शुरू हुआ था। ओके, हॉर्टिकल्चर भी है।
हॉर्टिकल्चर इसमें क्या होता है कि ये भी एक फूड प्रोडक्शन स्ट्रेटजी है, फूड प्रोडक्शन स्ट्रेटजी है। और इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं यूजिंग सिंपल हैंड टूल्स। इसमें हम ये भी एक फूड प्रोडक्शन स्ट्रेटजी है, टूल्स को यूज करते हैं और क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिमिटिव एग्रीकल्चर को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, rather than farming. Okay, because it is carried out by simple gardening, and it also supplements to hunting and gathering. Okay, so then pastoralism. Pastoralism, for example, Gujar Bakrwals are a pastoral nomadic community है। ओके, तो ये हायर एल्टीट्यूड्स में ये रहते हैं। ओके, तो पेस्टोलिस्ट में क्या होता है कि इसमें आप ज़्यादा डिपेंडेंसी आपकी हार्डिंग्स पे होती है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की होती है फॉर लिविंग। तो पेस्टोलिज्म क्या है बेसिकली, तो पेस्टोलिज्म इज करेक्टराइज्ड बाय ए हैवी दो रेयरली reliance on herding of domesticated animals for living. ओके, तो रिलायंस होता है डोमेस्टिकेशन पे, रिलायंस होता है हर्डिंग पे, डोमेस्टिकेशन की एनिमल्स की जाती है लिविंग के लिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की जाती है लिविंग के लिए। तो ये है पेस्टोलिज्म। हमने पढ़ा हॉर्टिकल्चर, हमने पढ़ा हंटिंग, हमने पढ़ा गैदरिंग, हमने पढ़ा हॉर्टिकल्चर। इट इज कॉल्ड ए सिंपल एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, और it is practiced in that it supplements to hunt food and hunting. Then comes pastoralism, means taming, herding of animals and domesticated herdings for a living. Okay, so it was practiced by Bakrwals. And intensive agriculture. Intensive agriculture, it means the human beings are cultivating fields by adopting variety of techniques. It involves use of fertilizers, different chemical fertilizers and natural fertilizers. Okay, they play various roles. Okay, we have then comes distribution and exchange. So distribution, it means how the goods are divided among the various members of the society. And production, distribution, and then exchange. Exchange is um, exchange means there is goods are received, and they are received, receiving and giving the goods। ठीक है, टू ऑल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है वहाँ पे गिव एंड टेक होता है गुड्स का, गिव एंड टेक होता है गुड्स का। तो जो रिसीव करते हैं गुड्स, उनकी एक ऑब्लिगेशन बन जाती है कि उनको रेसिप्रोकेट करना होता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज, तो कार्ल पोलानी ने अपनी बुक जो थी द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, तो उन्होंने मेंशन किया प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज को मेंशन किया। तो इन्होंने कहा कि तीन मोड ऑफ एक्सचेंज होते हैं, एक होता है रेसिप्रोसिटी, एक होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है मार्केट एक्सचेंज। तीन तरह के जो है वो रेसिप्रोसिटी एक्सचेंज को एक्सप्लेन किया था कार्ल पोलानी ने अपनी बुक द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। कार्ल पोलानी ने कार्ल पोलानी ने अपनी ही बुक में द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में मेंशन किए थे, तीन मोड ऑफ एक्सचेंज मेंशन किए थे, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोसिटी, जिसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं मार्केट एक्सचेंज। रेसिप्रोसिटी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केट एक्सचेंज है। तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स हैं, एक्सचेंज के टेक्निक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज है। किस तरह से जो है वो गुड्स वो डिवाइड होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज है। तो कार्ल पोलानी ने अपनी ही बुक में द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में
एक्सप्लेन किया था तीन तरह के एक्सचेंज को। उसमें एक्सप्लेन किया था रेसिप्रोसिटी को, उसमें एक्सप्लेन किया था रीडिस्ट्रीब्यूशन को, उसमें एक्सप्लेन किया था मार्केट एक्सचेंज को। तो रेसिप्रोसिटी में हम देखते हैं कि जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी आती है, बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी आती है, नेगेटिव रेसिप्रोसिटी आती है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन, और पॉटलैच बेस्ड होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट है, टेम्पररी मार्केट है, पेरिफेरल मार्केट है और परमानेंट मार्केट है। ओके, तो इनको एक्सप्लेन किया था कार्ल पोलानी ने अपनी बुक द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में। द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सप्लेन किया था रेसिप्रोसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट एक्सचेंज। रेसिप्रोसिटी में हमने बताया कि किस तरह से वो करते हैं, जनरलाइज्ड करती शेयरिंग होती है। ओके, बैलेंस्ड होता है, ओके, नेगेटिव होता है। एंड नेगेटिव रेसिप्रोसिटी में होता है कि उसकी यही इच्छा होती है कि अपना मैक्सिमाइज किया जाए, दूसरे का नुकसान किया जाए, अदर्स के एक्सपेंस पे गेन करो। तो नेगेटिव रेसिप्रोसिटी होती है। बैलेंस रेसिप्रोसिटी होती है, एक अगर गुड्स देता है तो दूसरा उसी टाइम पे इमीडिएट एक्सचेंज करता है। अगर डायरेक्ट और इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू, गुड्स देता है इक्विवेलेंट वैल्यू के, बैलेंस। एंड जनरलाइज्ड में होता क्या है, जो क्लोज्ड किन में होता है, जो नज़दीक के रिश्तेदार होते हैं उनमें जो ओपन एंडेड शेयरिंग होती है, एक्सचेंज होता है ये क्लोज्ड किन में। तो मार्शल साहलिन ने एक्सप्लेन किया था तीन तरह की रेसिप्रोसिटी को। ओके, कार्ल पुराने ने बुक में एक्सप्लेन किया था द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। मार्शल साहलिन ने तीन कैटेगरीज ऑफ रेसिप्रोसिटी को एक्सप्लेन किया था। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं पोर्टलाज बेस्ड होता है। और क्या होता है आप देखोगे, और इसमें आप देखोगे जनरलाइज रेसिप्रोसिटी, बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी और नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। और उसके बाद नेगेटिव रेसिप्रोसिटी भी हमने कहा नवाजों में होता है ये रेसिप्रोसिटी। हमने इसमें एग्जांपल्स देनी है। बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी में ये हमें ओरवान, मुंडा हो, खरिया में होता है ये बैलेंस रेसिप्रोसिटी। ओके, जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी, बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी, नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। ओके, तो अब रेसिप्रोसिटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन आती है। हमने कूलरिंग की एग्जांपल दी, पोर्टलैच। और पोर्टलैच बेस्ड होता है, और दूसरा होता है जो हम देख रहे हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करते हैं कि एक एक जो है वो कलेक्ट करता है, और दूसरा फिर आगे वो उसी को जो कलेक्ट किया होता है उसको आगे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, तो हाँ, सो जैसे मौका है, gives the big man political shape. ओके, मौका गिव पॉलिटिकल रिसोर्स, द बिग मैन हैज इन्फ्लुएंस्ड। तो सो अब होता क्या है कि इसमें जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जैसे कुलरिंग है, कुलरिंग क्या है, बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ सोशल एक्सचेंज है, प्रेस्टीज एक्सचेंज है, सेरेमोनियल एक्सचेंज है, जो ट्रोबरियन आइलैंडर्स हैं वहाँ पे न्यू गिनिया में, इसको कुलरिंग भी कहते हैं। ओके, तो इसमें दो तरह की जब वो एक्सचेंज करते हैं फूड आइटम्स की, कमोडिटीज़ की, साथ साथ में दो तरह के ऑर्नामेंट्स एक्सचेंज करते हैं, जो नियर बाई आइलैंड्स के होते हैं या फार ऑफ आइलैंड्स होते हैं। ओके, तो ये है कूलरिंग। तो कूलरिंग में इसमें होता है एक तो वन कंसिस्ट ऑफ शेल डिस्क नेकलेस होता है, और अदर्स आर शॉल आर्म बैंड्स। एक आर्म बैंड्स होता है सोलावो और मोवाली। सोलावो कहते हैं रेड शेल नेकलेस, डिस्क शेल डिस्क नेकलेस होता है, और अदर जो है वो शेल आर्म बैंड्स और शेल डिस्क नेकलेस। ओके, तो ये क्लॉकवाइज में चलता है कि एंटी क्लॉकवाइज में चलता है। कूलरिंग रेड शेल नेकलेस और वाइट शेल आर्म बैंड ट्रोबरियन आइलैंडर्स में चलता है। ये पॉटलैच क्या होता है, ये आपको एक फीस्ट होता है, एलेबोरेट फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं कौन, जो अमेरिकन इंडियन ग्रुप है नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के। इसमें जितने भी बहुत सारे जो हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, वैल्यूबल गुड्स, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड्स हैं, वैल्यूबल गुड्स हैं, जैसे ब्लैंकेट्स, कॉपर पीसेस, कनोई। इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं गेस्ट को, ताकि उनको ह्यूमिलेट किया जाता है और इस पे प्रेस्टीज करना होता है, तो इसमें बर्न कर दिए जाते हैं। ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स इज आल्सो कॉमन। ओके, तो ये पॉट लैचेस ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा,
ये को ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा, विलेज चीफ्स के द्वारा और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसमें जो है वो चीफ जो होता है ये ऑर्गेनाइज करता है पोर्टलैचेस को, और दूसरे गाँव के विलेज चीफ्स को बुलाया जाता है और वो अटेंड करता है पोर्टलैच को। ओके, तो इसमें गेस्ट जो है वो जो इनवाइट करता है होस्ट को टू अटेंड द पोर्टलैच टू बी गिवन बाय देम। तो इससे क्या होता है ये हम पढ़ रहे थे एक्सचेंज को, इसमें हमने रेसिप्रोसिटी पढ़ा, इसमें हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड होता है, एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो कलेक्शन करती है गुड्स की, और गुड्स की कलेक्शन करती है और फिर आगे वो डिस्ट्रीब्यूट करती है डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी में। पोर्ट लेजिस क्या होता है, एक फीस्ट होता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्राइबल सोसाइटीज़ के द्वारा। इसमें जो है वो बुलाया जाता है दूसरे गाँव के, तो चीफ जो है वो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुड्स, करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, फूड करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, और बर्न करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स ताकि हिमलेट किया जाए और ताकि वो है अपनी प्रेस्टीज को इंक्रीज कर सके। इसलिए जो गेस्ट होता है वो भी फिर इनोस्ट को इनवाइट करता है। ओके, तो आप देखोगे मेलानेशियन सोसाइटीज़ हैं। ओके तो न्यू गिनिया में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे पिग्स जो हैं वो उनको स्लॉटर किया जाता है, तो बड़े सारे गांव के लोग वो फीस्ट अटेंड करते हैं। ओके, तो ये फीस्ट जो है इसमें बहुत सारा वेस्ट बनता है। ओके, तो ये आप देखोगे कि पोर्टलैच जो है वो कहाँ कहाँ होता है। ये आपको क्वाई कुटल है, क्वाई कुटल में वहाँ पे आपको पोर्टलैच जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। क्वाई कुटल एक ट्राइब है, ये कहाँ पे है, ये है कनाडा, अलास्का और नॉर्थ, ये यहाँ पे क्वाईकुटल है। तो आपको ये बताना है कि क्वाईकुटल कहाँ पे है। पोर्टलैजेस है और कुलारिंग है। केस स्टडीज आपने एक्सप्लोर करनी है और रीडिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करना है, रेसिप्रोसिटी क्या है। ओके, तो सोशल स्टेटस को शो किया जाता है, अपनी प्रेस्टीज को शो किया जाता है। ओके, तो ये इन चीज़ों को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनको आपने समझने की कोशिश करनी है। तो रेसिप्रोसिटी है सालिन में, और रीडिस्ट्रीब्यूशन भी है, एक्सचेंज भी है, दोबारा से वो फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं ट्राइबल सोसाइटीज, पॉटलैचेस ऑर्गेनाइज करते हैं, और रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, रेसिप्रोसिटी की जाती है डिफरेंट चीज़ों में। आप देखोगे कि कैसे ये रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करे जाते हैं। और आप देखोगे कूलरिंग क्या है, कूलरिंग क्या है, और आप कूलरिंग को एक्सप्लेन किया, पोर्टलैचेस को एक्सप्लेन किया आपने। ओके, तो आप इसमें ओके, तो अब देखा जाए कि उसके बाद जो हमने डिस्कस किया कि मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, रेलेवेंस क्या है, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का फॉर्मलिस्ट और सब्सटेंटिव डिबेट क्या है, प्रिंसिपल्स गवर्निंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, रीडिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट एंड कमोडिटीज। तो सबसिस्टिंग ऑन कम्युनिटीज, सबसिस्टिंग ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग, fishing, swimming, pastoralism, horticulture and agriculture, and globalization and indigenous इकोनॉमिक सिस्टम को आपने एक्सप्लेन करना है। मार्केट एक्सचेंज को एक्सप्लेन किया। तो अब किस तरह से जो है आप देखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह से वहाँ यहाँ पे होता है, तो उसको पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन और इंडिजिनियस इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होते हैं। ओके, तो अब देखेंगे कि इंडिजिनस पीपल, इंडिजिनस पीपल जो होते हैं वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स करते हैं, वो हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, और वो क्या करते हैं, लाइफ स्टॉक जो है, क्राफ्ट्स जो है वो सेल करते हैं। इंडिजिनियस इंटीग्रेशन इनटू वर्ल्ड इकोनॉमी। फिर कल्चरल कोमोडिफिकेशन, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अडेप्टेड फॉर, जो कल्चरल को कोमोडिफिकेशन कर देते हैं, जैसे वो क्राफ्ट्स में डील करते हैं, आर्ट हैंडीक्राफ्ट में डील करते हैं, रिचुअल्स में डील करते हैं। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाता है टूरिज्म के लिए, ट्रेड के लिए। ओके, तो अब इसमें
कम्युनिटीज जो हैं वो ग्लोबल नेटवर्क का यूज़ करते हैं अपने लैंड राइट्स को डिफेंड करने के लिए, जैसे एनजीओ का इस्तेमाल करते हैं अमेजोनियन ग्रुप, तो रेजिस्टेंस वो करते हैं, अपने अडेप्टेशन करते हैं। अब हाइब्रिड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमी, मिक्स्ड ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमी एंड मार्केट पार्टिसिपेशन। ओके, अब इन्यूट्स क्या करते हैं? वो फिश की हंटिंग करते हैं और उसको सेल करते हैं मार्केट में, ठीक है, बट वो मेंटेन करते हैं, तो अपने सील मील मीट को वो शेयरिंग करते हैं, ताकि किन्स को कंटिन्यू किनशिप को कंटिन्यू किया जाए। पैसिफिक आइलैंडर्स जो हैं, ओके, तो वो भी ये एक्टिविटीज करते हैं। ओके, तो आपने देखा किस तरह से जो है फॉर्मलिस्टिक और ग्लोबलाइजेशन और इंडिजिनियस इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। अब ग्लोबलाइजेशन से हुआ क्या है? इसने रीशेप किया है, ग्लोबलाइजेशन हैज रीशेप्ड इंडिजिनियस इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेके आई हैं, चैलेंजेस भी लेके आई हैं। अपॉर्चुनिटीज कैसे हो सकती हैं? जैसे उनको जो इंडिजिनियस इकोनॉमीज हैं वो अपने फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, अपने लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स, अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, आर्टिजन्स प्रोडक्ट्स वो सेल कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट में। ओके, तो इसमें इंडिजिनस ग्रुप्स अब वो आइसोलेशन में नहीं है, वो रेयरली आइसोलेटेड हैं और वो ग्लोबल मार्केट्स में अपने आप को एंगेज करते हैं। ओके, ट्रांस नेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, नेशन स्टेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और अपने जो ग्लोबल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रांस नेशनल इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो अपनी मेंटेनिंग करते हैं ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस को। ओके, सो वन डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब होता क्या है कि इंटीग्रेशन है उनका वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। ओके, तो अमेजोनियन ग्रुप्स जो हैं वो क्या करते हैं? मसाई के आर्टिजन्स हैं, ओके, बीड वर्क ग्लोबली सेल करते हैं। अमेजोनियन के जो ग्रुप्स हैं वो नट्स सेल करते हैं, इको टूरिज्म सर्विसेज देते हैं। सो इस तरह से इंटीग्रेशन से क्या हुआ है, उनको एक लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी मिली है, और इनकम मिली है, बट वो वल्नरेबल भी हो जाते हैं और डिपेंडेंसी भी हो जाती है ग्लोबल प्राइस प्राइस फ्लक्चुएशन में। तो इंटीग्रेशन होती है इनकी वर्ल्ड इकोनॉमी में। कल्चरल कमोडिफिकेशन, कल्चरल कमोडिफिकेशन का एक अनदर एस्पेक्ट है। अब क्या होता है कि ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हैं, जो कल्चर्स की एक्टिविटीज़ हैं, रिचुअल्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनको एक ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है एक मार्केटेबल गुड्स में फॉर टूरिज्म और इंटरनेशनल ट्रेड्स। तो जो उनकी कल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको कन्वर्ट कर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है मार्केटेबल एंड सेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज में, और वो आगे फिर ट्रेडिशनल इंटरनेशनल ट्रेड में उनको आगे डिस्प्ले करते हैं। जैसे रिचुअल डांसेस हैं, सैक्रेड सिंबल्स हैं, है ना, तो ये एक पैकेजिंग की जाती है इनकी और कंजप्शन के लिए। तो ये कम्युनिटीज़ इससे सेल्फ डिपेंडेंट बनती है इकोनॉमिकली, वो कम्युनिटीज़ जो है वो एम्पावर हो रही हैं, इकोनॉमिकली एम्पावर हो रही है, कम्युनिटिफिकेशन हो रहा है, और it also eroding cultural authenticity and enforcing external stereotypes. Okay, तो इंडिजिनियस पीपल जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं रिजिलियंस एंड एडेप्टेशन। मैनी कम्युनिटीज तो ग्लोबल नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं, एनजीओज को यूज़ करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं अपने सस्टेनेबल जो लिवलीहुड्स है उसको प्रमोट करने के लिए, अपने जो है और एक्सप्लोइटेटिव रेजिस्टेंस करते हैं, जो रिहेबिलिटेशन करते हैं, एक्सप्लोइटेटिव डेवलपमेंट्स होती हैं उसको रेसिस्ट करते हैं। ओके, तो अब ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, इंडिजिनियस इकोनॉमी फॉर्मुलिस्टिक डिबेट्स को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसने जो है वो हाइब्रिड इकोनॉमीज क्रिएट करके रखी हैं। तो इसमें जो हम ट्रेडिशनली रेसिप्रोसिटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मॉडर्न मार्केट पार्टिसिपेशन के साथ करते हैं। इन्यूट हंटर्स जो है कनाडा में, तो वो क्या करते हैं, सेल करते हैं फिश एंड फर इन मार्केट। तो इसके बाद शेयरिंग मीट को वो सील शेयरिंग करते हैं। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आ रही है, चैलेंजेस भी लेके आ रही हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हो रही है, कॉमोडिफिकेशन हो रही है, जिसमें वो डांस की कल्चरल्स की वो पैकेजिंग करते हैं और उसको ग्लोबल मार्केट में सेल करने की कोशिश करते हैं। तो इनोवेशंस है, रिजिलियंस है, अडेप्टेशन है, इंटीग्रेशन होती है वर्ल्ड इकोनॉमी में, कल्चरल कॉमोडिफिकेशन होती है। ओके, तो
ओके, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी जो है वो जितनी भी इसके अंदर जो डायनेमिक्स हैं, है ना, तो इंटरकनेक्टेड जो वर्ल्ड में जो है, न्यू वर्ल्ड में, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में पॉसिबिलिटीज उनके लिए क्रिएट की जाती हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बन के आती हैं, उनके लिए चैलेंजेस बन के आती हैं, प्राइस वल्नरेबिलिटी हो जाते हैं वो प्राइस फ्लक्चुएशन को लेके, और वो ग्लोबल मार्केट के साथ उनका इंटीग्रेशन हो जाता है, रिजिलियंट होते हैं, अडेप्टेशन कर लेते हैं वो अपने आप को न्यू एनवायरनमेंट के साथ, न्यू कल्चर के साथ, ताकि वो इजीली अपना गुड्स और सर्विसेज जो है वो ग्लोबल मार्केट में सेल कर सके, और अडेप्टेबिलिटी उनकी हो जाती है। ओके, और वो जो एक्सप्लोरेटिव डेवलपमेंट्स होती हैं उनको रेजिस्ट करते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, एंड लैंड राइट्स को वो असर्ट करते हैं। ओके, कल्चरल कमोडिफिकेशन हो रही है, लैंड रेजिस्टेंस एंड हो रही है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम इन सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो क्लासिफाई करते हैं सोसाइटीज़ को बाय द डोमिनेंट सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। ओके, तो किस तरह से जो है वो एक सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज वो जो है वो कौन सी डोमिनेंट है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी, और उसके जरिए सोसाइटीज को क्लासिफाई करने की कोशिश की जाती है, और वो जो है वो शेप करते हैं प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और रीडिस्ट्रीब्यूशन को शेप करते हैं, प्रोडक्शन को शेप करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन को शेप करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ओके। तो आप देखोगे कि किस तरह से जो है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज आप अडॉप्ट करते हैं, किस तरह से सोसाइटीज़ जो हैं वो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी हैं, सोसाइटीज़ अलग अलग चीज़ों को अडॉप्ट करती हैं, कोई हंटिंग सोसाइटी है, कोई गैदरिंग सोसाइटी है, कोई फिशिंग सोसाइटी है, कोई पेस्टोलिस्ट सोसाइटी है, कोई हॉर्टिकल्चरिस्ट सोसाइटी है, कोई स्वीडन कल्टीवेशन करती हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करते हैं। ओके, पेस्टोलिज्म सोसाइटी है, कोई हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है, आप इनकी एग्जांपल देनी है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं जो कि ये प्रैक्टिस करते हैं, इनको हम इकोनॉमिक सिस्टम भी कह सकते हैं, इनको हम जो है वो जो subsistence on subsisting on hunting, gathering, swiddening, pastoralists and horticulturist tribe, agriculturist tribe। ओके, तो ये इकोनॉमिक सिस्टम है। तो एलपी विद्यार्थी ने और बीके राय ने एलपी विद्यार्थी ने और बीके राय ने क्या बताया, एलपी राय और बीके राय ने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जो है वो हमारी जो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज जो है वो डोमिनेंट होती हैं सोसाइटीज़ में, कैसे सोसाइटीज़ वो अपने के अंदर को डिफरेंट जो उनके फीचर्स हैं उनकी इकोनॉमीज़ के वो एक्सप्लेन किए हैं। एक होती है फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी, जैसे चैंकीज है आंध्र प्रदेश के, ओके, बिरहोर्स हैं छोटा नागपुर के, जुहांग्स हैं उड़ीसा के, पडार्स हैं केरला के। ओके, तो डोमेस्टिक और फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, और डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन सिंपल टेक्नोलॉजी है, बिरहोर है, हो नागास हैं, सिंपल तरह के हंटिंग ट्राइब्स हैं, ऑर्डनरी नाइफ्स का इस्तेमाल करते हैं, मुंडास और वांस एंड बिल हैं, तो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है एक्सचेंज में, कमोडिटी एज ए कोऑपरेटिव यूनिट जो है वो बताया है कि एलपी विद्यार्थी ने और बीके राय ने एक्सप्लेन किया कि मुंडा हो समतल कॉन्स क्लोज्ड इकोनॉमिक रिलेशनशिप गिफ्ट एंड सेरेमोनियल एक्सचेंज होती है उनकी ट्राइबल सोसाइटी से, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, सेरेमोनियल एक्सचेंजेस होते हैं, पीरियोडिक मार्केट्स लगते हैं, ठीक है, लोकल मार्केट्स लगते हैं, तो इंटरडिपेंडेंस है। ओके, तो ये है हमने देखा कि किस तरह से जो है आप स्वीडनिंग की एग्जांपल कर लें, फिशिंग की एग्जांपल कर लें, पेस्टोलिस्ट की एग्जांपल, हॉर्टिकल्चरल एग्रीकल्चर की इकोनॉमी की एग्जांपल कर लें, तो क्या है सबसिस्टेंस इकोनॉमी, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजीज हैं, है ना, हंटिंग की स्ट्रेटजीज है, गैदरिंग की स्ट्रेटजीज है, पेस्टोलिज्म की स्ट्रेटजीज है, हॉर्टिकल्चर की स्ट्रेटजीज है, एग्रीकल्चर की स्ट्रेटजीज हैं। तो ट्राइबल इकोनॉमी को हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से इकोनॉमीज होती हैं, ट्राइबल इकोनॉमीज को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, किस तरह से इकोनॉमीज जो है वो इनकी रन करती हैं। ट्राइबल इकोनॉमीज की हम बात करते हैं, ट्राइबल इकोनॉमीज जो है वो डिफरेंट तरह की इकोनॉमी होती है, एक तो फॉरेस्ट पे रहती है,
और इक्विलिटेरियन इन नेचर होती हैं और कोऑपरेटिव होती हैं। जैसे बुंडा है, बो हो बहो बहोर है, कडार्स हैं, फिर चेंचूस हैं, जुआंग्स हैं उड़ीसा के, मुंडास और वांस हो संतिल्स हैं। तो कोऑपरेटिव यूनिट भी है। एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव इनमें होता है। सिंपल टेक्नोलॉजी होती है। फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी होती है। ठीक है, कटार से केरला तो फॉरेस्ट में डिपेंडेंट होते हैं। और ये हमने देखा कि किस तरह से फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है। और इसमें बहुत सारे काम ये करते हैं, है ना। तो सो इग्लिटेरियन सोसाइटी होती है और एक कोऑपरेटिव यूनिट की तरह काम करते हैं। और ये मार्केट्स भी में भी पार्टिसिपेशन करते हैं। इंटरडिपेंडेंस इनकी होती है एक दूसरे के ऊपर। और एब्सेंस होता है प्रॉफिट मोटिव का। और कम्युनिटी जो है वो कोऑपरेटिव यूनिट का काम करती है। सिंपल टेक्नोलॉजी आपने बतानी है, सिंपल टेक्नोलॉजी भी इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो सबसिस्टेंस और हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी की बात करें तो हंटिंग एंड गैदरिंग इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बताया कि कौन कौन सी हैं। एक तो है द ग्रेट अंडमानीज ऑन्जीज हैं, देन बिरहोर्स हैं, देन कडार्स हैं, ऑन्जीस हैं, चेंचूस हैं आंध्र प्रदेश के। तो ये क्या करते हैं, ये हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं। ये इग्लिटेरियन इन नेचर होते हैं। इनमें जो है सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक यूनिट्स हैं। उनमें पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बड़ी कम होती है। और इनमें नोमैडिज्म आपको देखने को मिलता है, सेमी नोमैडिज्म आपको देखने को मिलता है। ओके, तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे जनरल रेसिप्रोसिटी यहाँ पे होती है, जहाँ पे पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी होती है, बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी होती है, नेगेटिव रेसिप्रोसिटी होती है। जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आप देखेंगे इस डिवीजन ऑफ लेबर कैसे करते हैं इनका। तो वो टेक्नोलॉजी इसमें क्या होती है, सिंपल टेक्नोलॉजी होती है। लैंड ओनरशिप की बात करें, कैपिटल की बात करें, है कि नहीं है। ओके, ये एग्जांपल्स आपने देनी है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फिशिंग सोसाइटीज़ की बात करें तो ये क्या करती हैं, ये हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी है। पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो होगा वो अडॉप्ट करते हैं। ये हाई पॉपुलेशन डेंसिटी को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप्स हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, सरप्लस प्रोडक्शन होता है और ट्रेड होता है। यहाँ पे ट्रेड भी करते हैं, जहाँ पे जो है वो सरप्लस भी है और ट्रेड भी यहाँ पे है। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक यूनिट्स हैं जहाँ पे सरप्लस भी है और ट्रेड भी है। सरप्लस होगा तो ट्रेड भी होगा। तो आप फिशिंग सोसाइटीज की बात करें तो सोलोमन आइलैंडर्स ऑफ पोलिनेशिया, तो सोलोमन आइलैंडर्स हैं पोलिनेशिया की, वो फिशिंग कम्युनिटी है। और एक ठीक है, ये एक आपने एग्जांपल्स इसकी याद रखनी है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो सिंपल टेक्नोलॉजी है। ओके, तो हारपून्स हैं, तो केनोई हैं, ठीक है, नेट्स हैं, हुक्स हैं, ये इनका इस्तेमाल करते हैं। और डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड अपॉन सेक्स एंड के ऊपर ये एज के ऊपर और सेक्स के ऊपर ये इनकी लेबर की डिवीजन होती है। तो लैंड ओनरशिप के बाद में, तो इसमें लैंड ओनरशिप के बाद में एक एरिया होता है, जहाँ एक पानी का एरिया होता है जहाँ पे ये अपना वो फिशिंग कर सकते हैं। कैपिटलिस्ट, तो गुड्स तो चाहिए ऐसे, कैपिटलिस्ट इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए। कैपिटल की बात करें, लेबर की बात करें, डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें तो फिर नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट सोसाइटी के बाद नोमैडिक है, सेमी नोमैडिक है, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओके, तो ये टोडास है नीलगिरी से। ओके, बिल्स हैं राजस्थान के, गद्दीस हैं राजस्थान के, बिल्स हैं राजस्थान के। तो ये पेस्टोरलिस्ट सोसाइटीज़ हैं। तो टेक्नोलॉजी में इनकी सिंपल टेक्नोलॉजी होती है। ओके, डिवीजन ऑफ लेबर है इनमें, कैसे वुमेन कैसे काम करती है, वुमेन कैसे काम करते हैं। लैंड ऑनरशिप इनकी जो है वो कुछ रूल्स होते हैं कि किस एरिया में ये वाटरिंग प्लेसेस कौन सी हैं, ग्रेजिंग लैंड्स के बेसिस में। कैपिटल्स इनमें भी मेजर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चरिस्ट सोसाइटी होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, सिंपल प्लो का इस्तेमाल होता है। ओके, तो इसमें सेल्फ सफिशिएंट लोकल ग्रुप्स होते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी लो से मॉडरेट होती हैं। तो गुड सरप्लस होता है। तो इसमें गुड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, रेसिप्रोसिटी होती है और रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। ओके, तो इसमें आप बात करेंगे तो इसमें एग्जांपल है नागा हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो मरिया है, गौंड है, होपी है, जूनी है, रेड इंडियंस है। तो ये सारे हॉर्टिकल्चरिस्ट ट्राइब्स हैं। टेक्नोलॉजी है, कैपिटल है, डिवीजन ऑफ लेबर है, लैंड ओनरशिप है और कैपिटल है। डिवीजन ऑफ लेबर है, लैंड ओनरशिप और कैपिटल है। टेक्नोलॉजी है, डिवीजन ऑफ लेबर है और कैपिटल है।
तो इसमें क्या होगा, इसमें इनको चाहिए टूल्स चाहिए, और स्प्लैशिंग एंड डिगिंग टूल्स चाहिए इनको, ठीक है। हैंड टूल चाहिए, डिगिंग स्टिक चाहिए, इनको डिग करने के लिए स्टिक चाहिए। सेक्सुअल डिफरेंसेस है। तो किस तरह से फैम जो है वो एक्वायर करेंगे, पास करेंगे और वर्क करेंगे, किस तरह से वो काम करेंगे, किस तरह से वो वहाँ पे जाएंगे। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओके। तो अब ये है कि ये एग्रीकल्चर सोसाइटीज ने क्या किया, इसमें एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। फुल टाइम पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिस्टम किंगडम बनने आ गए, टेक्नोलॉजी है, कम्प्लेक्स एग्रीकल्चरल टूल्स हैं, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर है, लैंड ओनरशिप है, कैपिटल है, ठीक है। तो ये आप एक्सप्लेन करते हो ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिजिनियस इकोनॉमिक सिस्टम को। तो ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। ओके। तो आपने एग्जाम्पलें इसमें कोट करनी है, डिस्टिंग्विश करना है, एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है थिंग्स को। तो आप देखोगे कि क्या है बेसिकली सबसिस्टेंस क्या है, हॉर्टिकल्चरिस्ट ट्राइब्स कौन सी हैं, एग्रीकल्चरिस्ट ट्राइब्स कौन सी हैं, तो ये कैसे वो लैंड को डिवाइड करेंगे, कैसे पानी ये प्रोवाइड करेंगे, कैसे वो सरप्लस होता है उनमें, कैसे वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, कैसे वो ट्रेड करते हैं। ओके। कैसे वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल है, कैसे उनके टूल्स सिंपल होते हैं, कैसे उनका जो है कैपिटल कैसे होता है, वो लेबर की डिवीजन कैसे करते हैं। ओके। ओके, लाइफस्टाइल कैसे है। तो अपने सबसिस्टेंट स्ट्रेटजी जो है, बड़ी सारी ट्राइब्स हैं, जैसे बिरहोर है, देन चेंगचूस हैं, देन कडार्स हैं, देन बिल्स हैं, देन कॉन्ट्स हैं, देन उसके बाद और सारे ट्राइब्स हैं, जैसे ये रेड इंडियंस हैं, देन जूनी हैं। तो ये ट्राइब्स हैं, पेस्टोलिस्ट ट्राइब्स हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट ट्राइब्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट ट्राइब्स हैं, टोडास हैं। ओके। टोडास है, तो ये पेस्टोलिस्ट ट्राइब है। ओके। हॉर्टिकल्चरिस्ट ट्राइब, हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब, ऑन्जीस हैं, द ग्रेट अंडमानीज हैं। ये ट्राइब्स जो है वो अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करते हैं, अलग अलग चीज़ों को। तो एल पी विद्यार्थी और बी के राय ने एक्सप्लेन किया था किस तरह से। तो सबसेंटिंग, और हमने बताया कि हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ में आपने बताया चेंचूस ऑफ आंध्र प्रदेश है, कडार्स ऑफ केरला है, ऑन्जीस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो फिशिंग सोसाइटीज़ में आपने बताया शोशोन सोलोमन आइलैंडर्स ऑफ पोलिनेशिया है, मैनूस इन न्यू गिनिया है, पेस्टोलिस्ट सोसाइटीज़ में टोडास है, गड्डीज हैं वो राजस्थान, और बिल्स हैं राजस्थान पेस्टोलिस्ट सोसाइटीज़ में। हॉर्टिकल्चरिस्ट सोसाइटीज़ में आपने देखा कि इसमें होपी हैं, रेड इंडियंस हैं, यूनी है, नागास हैं, गॉन्ड्स हैं, मरिया है, मरिया गॉन्ड्स नागास हैं। तो ये सारे हॉर्टिकल्चरिस्ट ट्राइब्स हैं। ओके। एग्रीकल्चरिस्ट ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो इसमें किंगडम्स हमें देखने को मिलेंगे, हमें स्टेट जहाँ हमें देखने को मिलते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिजिनियस इकोनॉमिक सिस्टम, तो ये भी हमने एक्सप्लेन किया। तो हमने देखा कि डिफरेंट कैसे जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम कैसे स्टडी की जाती है, कैसे उनके ऊपर अंडरस्टैंड किया जाता है इन सब चीज़ों को। ओके गाइस, तो हमने इन चीज़ों को देखना, स्टडी करना है। इकोनॉमिक सिस्टम हमने डिस्कस किया, कैसे फार्मलिस्टिक डिबेट क्या कहती है, जिसको एक्सप्लेन किया था रेमंड फर्थ ने। उसमें उन्होंने कहा था कि जो यूनिवर्सलिस्ट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे एप्लीकेबल हैं, यूनिवर्सल, और इसमें सभी सोसाइटी में इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल हैं। लेकिन जो सब्सटैंटिविस्ट डिबेट थी उसको किया था कार्ल पोलानी ने। उन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, वो एक्टिविटीज़ करती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती हैं, वो डिपेंडेंट होती है किनशिप के ऊपर, फैमिली के ऊपर,
और सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो तीसरा है प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि हमारी जो सोसाइटीज हैं वो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी हैं। तो सोसाइटी क्या करती है, रैशनल डिसीजन मेकिंग करती है, लॉजिक डिसीजन लेती है और लॉजिक डिसीजन के बेस पे रैशनलिस्टिक डिसीजन के बेस पे वो क्या करते हैं कि डिफरेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में करते हैं और साथ में जैसे मार्केट इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं, सेलिंग करते हैं फॉरेस्ट गुड्स की और क्राफ्ट्स की सेलिंग करते हैं, लेकिन साथ साथ में वो सोशल सॉलिडेरिटी मेंटेन करने के लिए एक किनशिप की कंटिन्यूटी के लिए इसको अपना एक सोशल ऑब्लिगेशन भी समझते हैं। जैसे कूलरिंग है, तो ट्रोबारियन आइलैंडर्स जब जाते हैं फिशिंग करने के लिए, हंटिंग करने के लिए, तो जब वो एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विस की, तो वो गुड्स को एक्सचेंज करने के साथ साथ वो रेड शेल डिस्क नेकलेस एंड शेल आर्म बैंड वो दूसरे लोगों के साथ एक्सचेंज करते हैं और अपनी सॉलिडेरिटी को एक्सप्रेस करते हैं, सोशल बॉन्ड बनाते हैं और फार्मलिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इकोनॉमिक एक्टिविटी उनके साथ कैरी आउट करते हैं। बहुत सारे ट्राइब्स हैं जिनको हमने इकोनॉमिक सिस्टम में पढ़ा है, जैसे इन्यूट हैं अलास्का में, वो एक हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी है। मसाई है केनिया में, चेंचूस हैं आंध्र प्रदेश में, जुआंग्स हैं उड़ीसा में, कडार्स हैं केरला में। ये हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी है। सिंपल टेक्नोलॉजी होती है, कोई लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होती है, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स होते हैं, सस्टेनिंग यूनिट होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबल लाइवलीहुड जनरेट करते हैं और मार्केट एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं। कार्ल पोलानी ने अपनी बुक लिखी थी द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें 3 तरह के एक्सचेंज को एक्सप्लेन किया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रेसिप्रोसिटी, जिसको फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी, बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी और नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। इसके साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। यहाँ पे किंगडम और स्टेट में कलेक्ट करते हैं गुड्स और को ऑफिशियल्स और बाद में फिर वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ जो सिलेक्टेड होते हैं लोग जिनको अपॉइंट किया होता है, पोर्टलैचेस के थ्रू भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे चीफ होते हैं, बिग मैन होता है, वो इनवाइट करते हैं लोगों को, आसपास के गांव के लोगों को, उनको फीस्ट उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं और वो फीस्ट में बड़ा सारा लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गेस्ट्स को और वेस्ट बड़ा ज़्यादा करते हैं
इससे अपनी वो सोशल प्रेस्टीज को शो करते हैं, ठीक है, और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं इसमें, पोर्टलैचेस में। तो प्रोडक्शन है, इसमें हंटिंग है, गैदरिंग है, फिशिंग है, स्वेडनिंग है, हॉर्टिकल्चरिस्ट है, पेस्टोलिस्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं। तो बो एंड एरो का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल डिगिंग टूल को इस्तेमाल करते हैं, वैरायटी ऑफ कल्टीवेटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, मीडियम कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, फिशिंग नेट्स, हुक्स, हार्पून्स। इनकी इकोनॉमिक सिस्टम बड़ी ही सिंपल होती है, हंटिंग कर देंगे, फूड कलेक्शन कर देंगे। एग्जाम्पल्स में मुंडास, हो, संथल्स, रेड इंडियंस, उसके बाद यूनी है, ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, टोडास हैं, पेस्टोलिस्ट हैं, अंजीस हैं, द ग्रेट अंडमानीज हैं, ये सारे फूड हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी हैं, जुआंग्स हैं, है ना। फिर ये शोशोन है, सोलोमन ऑफ पैपुआ न्यू गिनिया है, टोबरियन आइलैंडर्स हैं जिनको मेलिनोस्की ने स्टडी किया था। वहां पे ये कूलर सिस्टम वहां पे चलता है, वो पार्टिसिपेट करते हैं इस, ये एक सेरेमोनियल एक्सचेंज है। पीरियोडिक मार्केट्स लगती हैं, वीकली मार्केट्स लगते हैं, बाई एनुअल मार्केट्स लगते हैं। वहां पे ये अपने फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, क्राफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स वहां पे ये डिस्प्ले करते हैं, और ये क्लोज्ड गिन्स के साथ उनको एक्सचेंज भी करते हैं। नेगेटिव रेसिप्रोसिटी में हमने देखा कि नवाजो है जो नेगेटिव रेसिप्रोसिटी में पार्टिसिपेट करता है। जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी होती है कि जिसमें हम गिफ्ट्स, बर्थडे के टाइम में, मैरिज के टाइम पे जो गुड्स एक्सचेंज की जाती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी होती है कि हम गुड्स जिसने रिसीव किए होते हैं वो भी गुड्स जो है वो एक्सचेंज करता है, इक्वेटेड वैल्यू वाले गुड्स, सेम वैल्यू वाले गुड्स को एक्सचेंज करता है। तो डिफरेंट इसमें प्रिंसिपल्स हैं, कौन से गवर्न करते हैं प्रोडक्शन को, रीडिस्ट्रीब्यूशन को, मार्केट को। कार्ल पोलानी ने बुक लिखी थी द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। रेमंड फर्थ ने फार्मलिस्टिक डिबेट के बारे में कहा था, कार्ल पोलानी ने सब्सटैंटिविस्ट डिबेट पे फोकस किया था। अब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट होता है इंडिजिनस कम्युनिटीज के ऊपर, और वो कम्युनिटीज अपने ट्रेडिशनल कल्चर प्रैक्टिसेस को बना के रखे हैं और साथ में वो इंटीग्रेट हुए हैं ग्लोबल मार्केट्स के साथ। कल्चरल कमोडिटी कमोडाइजेशन करते हैं, कमोडिटाइजेशन, कमोडाइजेशन, उसमें वो आपका जो कल्चर है, उनकी डांस फॉर्म है, उसकी पैकेजिंग करके वो डिस्प्ले करते हैं और अर्निंग करते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिजिनस इकोनॉमिक सिस्टम जो एक सब्सटैंटिविस्ट डिबेट है, जो कि नियो क्लासिकल इकोनॉमीज
कि जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे यूनिवर्सल हैं। ओके, तो हाइब्रिड इकोनॉमीज, ओके, इसमें क्या होता है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। ओके, तो ये स्कूल ऑफ थॉट है कि इंडिविजुअल्स के पास रैशनल डिसीजन मेकिंग है, चॉइसेस हैं उसके पास, पीपल एक्ट रैशनल होते हैं और यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं और मैक्सिमाइज प्रॉफिट करते हैं। तो प्राइस एंड मार्केट मैकेनिज्म है, बैलेंस एंड सप्लाई डिमांड थ्रू कंपटीशन से करते हैं। ओके, तो रैशनल डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, तो रैशनल डिसीजन लेते हैं। तो इन्होंने जो कार्ल पोलानी थे, इन्होंने न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स को क्रिटिसाइज किया था, इग्नोरिंग कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। नॉन कैपिटल सोसाइटीज में उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रिलीजन में, पॉलिटिक्स में, किनशिप में बेस्ड है। सिर्फ आप यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रैशनैलिटी है। ओके, तो प्लूरलिस्टिक अप्रोचेस को अपनाते हैं, ग्लोबल और इंडिजिनियस इकोनॉमीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। इवन ट्राइबल और सबसिस्टेंस सोसाइटीज में क्या देखते हैं, रैशनल डिसीजन लेके जाते हैं। तो रिसोर्सेस यूज कैसे करने हैं, कहाँ पे हंटिंग करनी है, कहाँ पे फार्मिंग करनी है, कहाँ पे ट्रेड करना है, वो भी इसमें रैशनल डिसीजन लेते हैं, फॉर्मुलिस्टिक व्यू। ओके, तो फॉर्मुलिस्टिक तो होता क्या है, क्या जो जो जितने भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में, वेस्टर्न इकोनॉमीज में, मॉडर्न इकोनॉमीज में लगाए जाते हैं, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रैशनल चॉइस, स्कैरसिटी, तो ये क्या अप्लाई हो सकते हैं यूनिवर्सल टू ऑल सोसाइटीज? तो दो तरह के थॉट आते हैं। फॉर्मुलिस्टिक कहते हैं कि ये यूनिवर्सल है, वो रैशनल डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है। रेमंड फर्थ ने स्टडी किया था टिकोपिया, तो वो रिसोर्स एलोकेशन करते हैं, लेबर की एलोकेशन करते हैं, रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं। सब्सटेंटिविस्ट कहते हैं कि यूनिवर्सल लॉज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो स्कैरसिटी एंड मैक्सिमाइजेशन जो है वो नॉन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में नहीं है, रेसिप्रोसिटी पे डिपेंड करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है, हाउस होल्डिंग पे डिपेंड करती है, जैसे कूला रिंग है, पॉट लार्जेस है। ओके, रैशनली बिहेव करते हैं, तो रैशनलिस्टिक चॉइस, कुछ डिसीजन रैशनलिस्टिक होते हैं, कुछ डिसीजन वो सिंबॉलिक वैल्यू होती है, किनशिप वैल्यू होती है, रिचुअल वैल्यूज होती हैं उसमें। ओके, ये आपने ट्राइब्स की एग्जांपल देनी है और एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है कि क्या है सब्सटेंटिविस्ट डिबेट और फॉर्मुलिस्टिक डिबेट, क्या है इनके बीच के अंतर के को आपने समझना है। ओके, तो स्कोप क्या है, रेलेवेंस क्या है इसका,
आप देखोगे इसका रेलेवेंस क्या है, वो आपने समझना है। तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली हम स्टडी करते हैं इकोनॉमीज ऑफ, किसी ने कहा कि ये सोशल रिलेशनशिप पे बेस्ड है, किसी ने कहा कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के जो जितने भी लॉस होते हैं वो एप्लीकेबल हैं। ओके, तो इसमें हम कंपैरिजन करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट करता है, मीनिंग, स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, और किस तरह से वो अडेप्टेबिलिटी होती है, किस तरह से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैरी आउट करते हैं, किस तरह से वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हैं। ओके, तो रेसिप्रोसिटी जो है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हमें देखते हैं, मार्केट एक्सचेंज हमें देखने को मिलती है, वीकली मार्केट्स होते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी है, स्वीडन स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, पेस्टोलिज्म है, यहाँ पे हर्डिंग और डोमेस्टिकेशन की जाती है एनिमल्स की। हॉर्टिकल्चर में एग्रीकल्चर है सिंपल टूल्स से की जाती है। ओके, कल्चरल कमोडिटिफिकेशन है, कल्चरल कमोडिटिफिकेशन है, हाइब्रिड इकोनॉमीज बात कर सकते हैं, या प्लूरलिस्टिक इकोनॉमीज के ऊपर हम फोकस करते हैं। ये क्या है? प्रिंसिपल्स क्या क्या है? गवर्निंग, प्रोडक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। इसमें आता है रेसिप्रोसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट एक्सचेंज। ओके, मार्केट एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं हम, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ट्राइबल्स का पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन इंडिजिनस इकोनॉमिक सिस्टम को हम पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, क्या उसमें एग्जाम्पल्स आती हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, कैसे उन पे चलता है ये सारा सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, सिस्टम कैसे वर्क करता है, इनको आपने समझने की कोशिश करनी है। तो होपी है, रेड इंडियंस हैं, जूनी है, मारिया है, गॉन्ड है, टोडास हैं, भिल्स हैं, गद्दीस हैं, सोलोमन आइलैंडर्स हैं, कडार्स हैं, ओंजीस हैं। ये आपने बताना है। सिंपल टेक्नोलॉजी है, ऑर्डिनरी लाइफ का इस्तेमाल करते हैं, बिरहोर है, मुंडा है, ओरवान है, बिल है, सोलोमोन है, मैनूस है, रेड इंडियंस हैं, नागा है, जूनी है, रेड इंडियंस हैं, नागा है, मारिया है, गॉन्ड है, गॉन्ड्स है, सोलोमन है, बिरहोर्स हैं, बैगा हैं, जूनी हमने बताया, हो है, संथल्स है, गॉन्ड्स है, मुंडास है, अरापेश है। तो ये सारे के सारे ऐसे ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं। ओंगीज हैं। ओके,
होपी है, रेड इंडियंस है, गद्दी है, बिल्स हैं, टोडास हैं, गद्दीस हैं, बिल्स हैं। तो ये सारे इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैं। मारियास हैं, गॉन्ड्स हैं, बिरहोर्स हैं, झारखंड में मिलते हैं। बैगास मध्य प्रदेश में है, हो झारखंड में है, संतल्स झारखंड में है, मुंडास झारखंड में है, गॉन्ड्स सेंट्रल एशिया में है, ओंजीस, टोडास तमिलनाडु में है, गद्दीस हिमाचल प्रदेश में है, बिल्स जो है वेस्टर्न इंडिया में है, जूनी है यूएसए में है, रेड इंडियंस नॉर्थ अमेरिकन इंडिजिनियस पीपल है, सोलोमन आइलैंडर्स साउथ पैसिफिक में है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। हंटिंग गैदरिंग है, बिरहोर्स एंड ओंजेस, पैस्टोलिज्म है, टोडास गद्दीस, बैगास, नागास, मारियास, सोलोमन आइलैंडर्स हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर संथल्स करते हैं, जूनी करते हैं। ठीक है, संथल शेयरिंग हार्वेस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉटलैचेस लाइक फेस्ट मंग नागास, भील्स एंड गॉन्स हैं। तो यहाँ पे टूरिज्म को ये प्रमोट करते हैं। तो ये सारी ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं। ये आपने इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में इनको डिस्कस करना है। जूनी हो गया, संथल्स हो गया, गॉन्ड्स हो गया, मरिया हो गया, हरापेश हो गया, बिरहोर्स हो गया, मारियास हो गया। सेंट्रल इंडिया में है मारिया। ओके, नुआरियास आर नोन फॉर यूथ डॉर्मिटरी सिस्टम है, गोतुल जिसको हम बोलते हैं। ओके, नागास में करते हैं फीस, करते हैं ये ऑर्गेनाइज। तो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सचेंज सिस्टम्स को हम स्टडी करते हैं। अंडरस्टैंड करना होता है इसको, क्या है ये समझने की कोशिश करनी होती है। तो हमने देखा ब्रॉडली होता क्या है। डिफरेंट इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी करते हैं क्या है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली किस तरह से हम सोसाइटीज जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, एक्सचेंज करती हैं, कंज्यूम करती हैं। ओके, तो मेन स्ट्रीम इकोनॉमीज फोकस करते हैं यूनिवर्सल लॉस ऑफ मार्केट्स, रैशनलाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी जो है वो इकोनॉमिक लाइफ जो है एम्बेडेड है सोशल रिलेशनशिप में, किनशिप में, रिलीजन में, कल्चर में। स्कोप भी है इसका। ओके, तो रेलेवेंस भी है इसकी। तो ये बेसिकली गिफ्ट गिविंग होता है, म्यूचुअल एप्लीकेशंस होती हैं, सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन होती है, रीलोकेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कोप की बात करें, ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट है, कंपैरेटिव स्ट्रेटजी है, एक्सचेंज सिस्टम है, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी है। ओके, तो रेमंड फर्थ ने कहा कि ट्राइबल इकोनॉमीज में रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है कल्चर कॉन्टेक्स्ट में। कार्ल पोलानी ने कहा कि बताया सबसिस्टेंस इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमीज के बारे में। एक्सचेंज मेलिनोस्की है, कार्ल पोलानी है, रेमंड फर्थ है, रेसिप्रोसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, अंडरस्टैंडिंग रेजिलियंस, अडेप्टेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज, अल्टरनेटिव इकोनॉमिक लॉजिक्स, इनइक्वालिटी, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स, इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म ऑन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ये हम स्टडी करते हैं। ओके, तो दैट इज अबाउट इकोनॉमिक anthropology. So we have studied, okay, Karl Polanyi,
द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे कार्ल पोलानी, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो इन्होंने इन्फ्लुएंस किया सब्सटेंटिविस्ट डिबेट को। तो इनको हम एनालाइज नहीं कर सकते नियो क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो ये इनको हम एनालाइज कर सकते हैं रेसिप्रोसिटी के साथ, रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ, हाउस होल्डिंग के साथ। ओके, ग्लोबलाइजेशन, critic remains, new liberalization, resistance movement is a foundational text. How we think about markets, society and history. ओके, सोशल है, पॉलिटिकल है, दैट इज द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, कार्ल पोलानी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इकोनॉमिक हिस्टोरियन है और एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। ओके, मार्शल साहलिन्स। तो इन्होंने भी इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर काम किया। ओके, तो साहली ने क्या किया, रेसिप्रोसिटी को डिवाइड किया, जनरलाइज रेसिप्रोसिटी में, बैलेंस रेसिप्रोसिटी में, नेगेटिव रेसिप्रोसिटी में। तो इन्होंने काम किया, ये इन्होंने अगेंस्ट वाला फॉर्मलिस्टिक पोजीशन, इन्होंने भी। ओके, तो टाइपोलॉजी थी रेसिप्रोसिटी की। ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ प्रिमिटिव एक्सचेंज, साहली ने क्लासीफाई किया था रेसिप्रोसिटी को 3 फॉर्म्स में। ओके, दैट इज यू मस्ट अंडरस्टैंड how anthropologists view hunter and gatherer life, not as a poor and deprived, but as a, they are poor, they are not deprived, but they are socially rich and materially sufficient. They are sufficient and socially rich. His reciprocity typology is still taught in anthropology, sociology, and economics. He provided a strong intellectual foundation for the substantivist tradition and the critique of market's universality. Okay, he was a central figure in economic anthropology. He interpreted hunter-gathering society, formalizing reciprocity and showing how culture organizes economic life. So guys, I have discussed with you chapter economic anthropology, its various concepts, the principles, the various debates, scope and relevance, and have given the examples of various these tribals people. Okay guys, सो इस वीडियो में हम जहाँ तक ही रखेंगे, चैनल को, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। You will be able to study a lot of things about economic anthropology in this video. Okay guys, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इसके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के वो हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, टेक केयर।